यह समाचार राजस्थान के अलवर जिले में पॉक्सो कोर्ट द्वारा सुनाए गए एक महत्वपूर्ण फैसले पर आधारित है, जिसमें एक आरोपी को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यह मामला न केवल यौन उत्पीड़न और ब्लैकमेलिंग के अपराध से जुड़ा है, बल्कि यह न्यायिक प्रक्रिया में डिजिटल साक्ष्यों, मूल रूप से मोबाइल फोन में पाए गए वीडियो की भूमिका को भी उजागर करता है। प्रमुख बिंदु: एक, अपराध और घटनाक्रम। आरोपी, जिसका नाम कृष्ण है, ने 29 मार्च 2023 को पीड़िता को घूमने के बहाने से शिव रिसोर्ट ले जाकर नशीला पदार्थ मिलाकर उसे बेहोश कर दिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने दुष्कर्म के दौरान अश्लील वीडियो बनाए और इसके बाद पीड़िता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इससे पीड़िता मानसिक और शारीरिक रूप से काफी परेशान हुई। पीड़िता ने यह बात अपने परिजनों को बताई, जिन्होंने पुलिस में FIR दर्ज करवाई। 2, न्यायिक प्रक्रिया और साक्ष्य। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और कुल 14 गवाहों की गवाही हुई। सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य आरोपी का मोबाइल फोन था, जिसमें पीड़िता के साथ बनाए गए आपत्तिजनक वीडियो पाए गए। इस डिजिटल सबूत ने मामले की दिशा को पूरी तरह से बदल दिया, जिससे आरोपी को मरते दम तक की सजा दी गई। 3, फैसले में बदलाव। पहले न्यायालय आरोपी को 20 साल की सजा सुनाने वाला था, लेकिन जब जज ने अंतिम समय में आरोपी का मोबाइल फोन देखा और उसमें आपत्तिजनक सामग्री पाई, तो सजा को बढ़ाकर मरते दम तक की आजीवन कारावास कर दी गई। इस प्रकार का निर्णय दुर्लभ है, जिसमें डिजिटल साक्ष्यों ने फैसला बदल दिया। 4, पीड़िता को न्याय और सहायता। कोर्ट ने पीड़िता को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का आदेश दिया। साथ ही आरोपी पर 33,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया, जिसे पीड़िता और उसके परिजनों को दिया जाएगा। यह आर्थिक सहायता और सजा का फैसला दर्शाता है कि न्यायालय ने पीड़िता के कष्टों को गंभीरता से लिया है। विश्लेषण: एक, डिजिटल साक्ष्य की भूमिका। यह मामला दिखाता है कि कैसे डिजिटल साक्ष्य, खासकर मोबाइल फोन और उसमें मौजूद वीडियो, न्यायिक प्रक्रिया में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। तकनीकी साक्ष्य अब गंभीर मामलों में अधिक महत्वपूर्ण हो रहे हैं, खासकर यौन अपराधों में, जहां पीड़िता को धमकाने या ब्लैकमेल करने के लिए डिजिटल मीडिया का उपयोग किया जाता है। 2, न्यायिक सख्ती। इस मामले में न्यायिक सख्ती का प्रदर्शन हुआ, जहां जज ने अंतिम समय में प्राप्त हुए डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की सजा को कड़ा किया। यह न केवल अपराध की गंभीरता को दर्शाता है, बल्कि न्यायिक प्रणाली की कठोरता को भी सामने लाता है जब यौन अपराधों की बात आती है। 3, समाज पर प्रभाव। इस मामले ने एक बार फिर यह साबित किया कि अपराधियों को सजा देने के मामले में न्यायपालिका सख्त हो रही है। इससे समाज में एक संदेश जाता है कि ऐसे जघन्य अपराध करने वाले को कठोर सजा मिलेगी। पीड़िता को आर्थिक सहायता देने का निर्णय एक सकारात्मक कदम है, जो यह दर्शाता है कि अदालतें अब पीड़ितों के पुनर्वास और उनके मानसिक और आर्थिक स्थिति की ओर भी ध्यान दे रही हैं। 4, ब्लैकमेलिंग और मानसिक उत्पीड़न। इस घटना से यह भी स्पष्ट होता है कि यौन शोषण के मामलों में ब्लैकमेलिंग कितनी खतरनाक होती है। आरोपी ने पीड़िता को वीडियो के आधार पर लंबे समय तक ब्लैकमेल किया, जिससे पीड़िता को मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। इस प्रकार के अपराधों में मानसिक उत्पीड़न भी सजा का हिस्सा बनता है। निष्कर्ष: यह मामला यौन अपराधों और ब्लैकमेलिंग के मामलों में न्यायिक प्रणाली की शक्ति को दर्शाता है, जहां तकनीकी साक्ष्यों ने आरोपी को कठोर सजा दिलवाई। अदालत द्वारा दिया गया यह फैसला समाज के लिए एक संदेश है कि यौन अपराधों और डिजिटल माध्यम से ब्लैकमेलिंग को गंभीरता से लिया जाएगा और दोषियों को कठोरतम सजा दी जाएगी। यह खबर उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, नोएडा के जिलाधिकारी DM के आधिकारिक एक्स पूर्व में ट्विटर हैंडल के हैक होने और इसके बाद की घटनाओं पर आधारित है। आरोपी, जिसका नाम सोहन सिंह है, ने DM का अकाउंट हैक कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी पोस्ट की थी। पुलिस ने आरोपी को दिल्ली के बुराड़ी इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। प्रमुख बिंदु: 1, अकाउंट हैकिंग और विवादित टिप्पणी। आरोपी ने गौतम बुद्ध नगर के DM के एक्स हैंडल को हैक कर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें राहुल गांधी पर कटाक्ष किया गया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर इस टिप्पणी का स्क्रीनशॉट वायरल हो गया, जिससे बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। 2, राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रिया। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा और शिवसेना UBT
की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इस घटना पर सख्त प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सरकारी अधिकारियों द्वारा इस तरह की टिप्पणी को लेकर चिंता व्यक्त की और प्रशासन में राजनीतिक पूर्वाग्रह की बात उठाई। 3 डीएम का स्पष्टीकरण। विवाद के बाद गौतम बुद्ध नगर के डीएम ने स्पष्ट किया कि यह टिप्पणी उनके द्वारा नहीं की गई थी और किसी असामाजिक तत्व ने उनके आधिकारिक हैंडल का दुरुपयोग किया। उन्होंने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर दर्ज कराई और साइबर सेल द्वारा जांच शुरू कर दी गई। 4 पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी। नोएडा पुलिस ने आरोपी सोहन सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जिसने डीएम का अकाउंट हैक कर यह आपत्तिजनक पोस्ट की थी। पुलिस ने उसके पास से वह फोन भी बरामद किया है, जिससे यह पोस्ट की गई थी। विश्लेषण। 1 सोशल मीडिया अकाउंट्स की सुरक्षा। यह घटना बताती है कि सरकारी अधिकारियों और संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स कितने संवेदनशील हो सकते हैं। साइबर सुरक्षा की कमी से असामाजिक तत्व इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे विवाद और गलत सूचना फैल सकती है। इस मामले में डीएम का अकाउंट हैक होना एक गंभीर साइबर सुरक्षा चूक को दर्शाता है। 2 राजनीतिक माहौल और ट्रोलिंग। सोशल मीडिया पर राजनीतिक विचारों के आदान प्रदान में ट्रोलिंग और व्यक्तिगत हमले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस घटना ने प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा राजनीतिक टिप्पणियों पर भी ध्यान आकर्षित किया है। भले ही यह टिप्पणी डीएम द्वारा नहीं की गई थी, फिर भी इससे नौकरशाही में राजनीतिक पूर्वाग्रह और इसकी नीतियों पर सवाल उठते हैं। 3 जांच और न्याय। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि साइबर अपराध के मामलों में कार्रवाई अब तेजी से की जा रही है। साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर इस तरह की कार्रवाई एक आवश्यक कदम है। 4 प्रभाव और संदेश। इस घटना का एक बड़ा संदेश यह है कि सरकारी अधिकारियों और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को अपने सोशल मीडिया हैंडल की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना चाहिए। साथ ही यह घटना यह भी बताती है कि राजनीतिक हमलों और टिप्पणियों के प्रति समाज की संवेदनशीलता बढ़ रही है, जिससे छोटी घटनाएं भी बड़े विवाद का रूप ले सकती। निष्कर्ष। यह मामला सरकारी अधिकारियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स की सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करता है और साइबर सुरक्षा में सुधार की जरूरत पर बल देता है। इसके अलावा यह घटना दिखाती है कि राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में सोशल मीडिया का सही उपयोग कितना जरूरी है, ताकि गलत जानकारी और विवाद से बचा जा सके। पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने इस मामले को नियंत्रित किया, लेकिन यह घटना हमारे सामने कई सवाल खड़े करती है, खासकर सरकारी सेवाओं और राजनीतिक मुद्दों में तकनीकी दखल के बारे में। पराग अग्रवाल, जो ट्विटर के सीईओ थे, को एलन मस्क द्वारा कंपनी खरीदने के बाद निकाल दिया गया। इसके बावजूद पराग ने हार नहीं मानी और अब एआई के क्षेत्र में अपना नया स्टार्टअप शुरू किया है, जो भविष्य में बड़ी संभावनाएं रखता है। प्रमुख बिंदु। 1 ट्विटर अधिग्रहण और सीईओ की बर्खास्तगी। अक्टूबर 2022 में एलन मस्क ने $44 अरब में ट्विटर खरीदा और तुरंत कई बड़े बदलाव किए। इनमें सबसे प्रमुख था ट्विटर का नाम बदलकर एक्स करना और कई कर्मचारियों को निकालना, जिनमें ट्विटर के तत्कालीन सीईओ पराग अग्रवाल भी शामिल थे। 2 निकालने की वजह। रिपोर्ट के अनुसार पराग अग्रवाल ने एलन मस्क के प्राइवेट जेट की लोकेशन को ट्रैक करने वाले अकाउंट को ब्लॉक करने से इनकार किया था। यह घटना ट्विटर अधिग्रहण से पहले की थी और माना जाता है कि यही मस्क के फैसले के पीछे की प्रमुख वजह हो सकती है। 3 मुआवजा विवाद। पराग अग्रवाल को निकालने के बाद उन्हें लगभग 400 करोड़ रुपए के मुआवजे का हकदार माना जा रहा था। हालांकि दावा किया जाता है कि मस्क ने उन्हें कोई राशि नहीं दी। इस मामले में पराग और अन्य पूर्व ट्विटर अधिकारियों ने 1000 करोड़ रुपए के मुआवजे के लिए मुकदमा दायर किया था। 4 एआई सेक्टर में पराग का नया वेंचर। नौकरी से निकाले जाने के बाद पराग ने एआई क्षेत्र में कदम रखा। उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू किया है, जो ओपनएआई के चैटजीपीटी जैसी तकनीक पर आधारित सॉफ्टवेयर डेवलप करने पर फोकस कर रहा है। उन्हें इस नए वेंचर के लिए 249 करोड़ रुपए की फंडिंग भी मिली है। विश्लेषण। 1 एलन मस्क की नेतृत्व शैली। मस्क के नेतृत्व में ट्विटर में बड़े बदलाव हुए, जिनमें नाम परिवर्तन और कर्मचारियों की छंटनी जैसे फैसले शामिल थे। पराग अग्रवाल को निकालने की वजह साफ नहीं है, लेकिन यह घटना मस्क की सख्त और कड़े फैसले लेने वाली छवि को दर्शाती है। 2 पराग अग्रवाल का करियर ग्राफ। पराग अग्रवाल, जो एक भारतीय मूल के आईआईटी ग्रेजुएट हैं,
ने ट्विटर में अपनी पहचान बनाई थी। मस्क द्वारा निकालने के बाद पराग का हार न मानना और एआई क्षेत्र में कदम रखना उनके दृढ़ संकल्प और आगे बढ़ने की क्षमता को दर्शाता है। 3 एआई सेक्टर का उदय। पराग अग्रवाल का एआई में नया वेंचर यह दिखाता है कि भविष्य की तकनीक में एआई का महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। उनका स्टार्टअप एआई के बड़े मॉडल्स पर काम कर रहा है, जो चैटजीपीटी जैसी तकनीक से प्रेरित है। यह दिखाता है कि वे एक प्रगतिशील और उभरते हुए क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं। निष्कर्ष, पराग अग्रवाल की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद अपनी हिम्मत नहीं खोई और नए अवसरों की खोज की। एलन मस्क के नेतृत्व में हुए बड़े बदलावों के बावजूद पराग ने एआई के क्षेत्र में कदम रखकर साबित किया कि असफलता के बाद भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। यह घटना यह भी बताती है कि टेक्नोलॉजी और एआई के क्षेत्र में भारतीयों की उपस्थिति और योगदान लगातार बढ़ रहा है।